इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। आदरणीय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। हमारी प्रेस वार्ता का विषय तो आप सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कल कांग्रेस पार्टी ने कोविड न्याय कैंपेन की शुरुआत की और उसको शुरू करने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये व्यवस्था है कि कोई भी डिज़ास्टर में किसी हिंदुस्तान के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए सरकार मुआवजा देगी। सरकार ने पहले तो कहा कि कोविड डिज़ास्टर ही नहीं है, फिर जब और सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया तो बोले पैसे ही नहीं है, फिर जब और दबाव डाला तो बोले 4 लाख नहीं दे सकते, हम 50,000 रुपये देंगे। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप। शुरुआत हुई कि इसको डिजास्टर ही नहीं माना। पूरा दुनिया जिसको पेंडेमिक मानती है, भारत की सरकार उसको डिजास्टर नहीं मानती। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी तो बोले पैसे नहीं है, जब और कुछ कहा तो बोले 50,000 रुपये देंगे। अरे भाई, एक व्यक्ति का कोविड के दौरान, इलाज के दौरान 5 से 7 लाख रुपए ऑन एन एवरेज खर्च हुए हैं और उसके बावजूद भी उसके परिवार के लोग उसको बचा नहीं पाए हैं। ध्यान रहे, ये वही साल था जब 97% हिंदुस्तान के लोगों की आय कम हुई है, मात्र 3% लोगों की आय बढ़ी है। ध्यान रहे, वो वही साल था और आज भी बेरोजगारी की दर देश में 7% से ज्यादा है। देश में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 8% से ज्यादा है और 10 राज्यों में बेरोजगारी की दर 10% से ज्यादा है। उस दौरान सरकार उन लोगों का हाथ नहीं पकड़ना चाहती जिन लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने माता पिता को, भाई बहन को, बेटे बेटी को इस भयानक बीमारी के कारण खोया है। और तो और, अभी तक देश के विभिन्न रिसर्च एजेंसीज, विदेश के विभिन्न रिसर्च एजेंसीज अलग अलग आंकड़े देते हैं। कोई कहता है कि जो सरकार बता रही है उससे 10 गुना ज्यादा मृत्यु हुई है कोविड में। कोई रिसर्च एजेंसी कहती है 20 गुना ज्यादा हुई है, कोई कहती है 30 गुना ज्यादा हुई है। इस बाबत कल हमने जो कोविड न्याय कैंपेन चालू किया उसमें हमने 2 मांग की। पहला कि कोविड कमीशन बैठा के ये कितने लोगों की मृत्यु हुई है इस भयंकर बीमारी के कारण, इस सरकार की लापरवाही के कारण, क्योंकि सेकेंड वेव इज प्योरली ड्यू टू द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट वेव को हम मान सकते हैं, पर सेकेंड वेव इज ए प्योर फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, मिस गवर्नेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेकेंड वेव में जो मृत्यु हुई है, फर्स्ट वेव में कितनी हुई है, एक तो मृत्यु का आंकड़ा सही आए। क्योंकि जैसा हमने देखा है, एक वीडियो में एक महिला जिन्होंने अपने रिश्तेदार को खोया, उन्होंने कहा डेथ सर्टिफिकेट में लिख दिया हार्ट अटैक, जबकि वो कह रही है कि कोविड से प्रभावित था। और ऐसे एक केस नहीं है, ये लाखों की संख्या के केस है। अमेरिका के अखबार लिखते हैं 45 से 50 लाख लोगों की मृत्यु इस महामारी में भारत में हुई है। पर देश की सरकार पहले तो मृत्यु को अंडर एस्टिमेट करती है, फिर वहीं नहीं रुकती, जो एनडीएमए एक्ट में व्यवस्था है वो पैसा नहीं देती। जब सुप्रीम कोर्ट फटकारता है तो बोलती हम 4 लाख नहीं दे सकते, हम 50,000 ही देंगे। क्यों भाई, क्यों दोगे आप 50,000? आपके लिए मोदी महल बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपया है आपके पास, पर इनको 4 लाख रुपए देने के लिए, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिवारों को 4 लाख रुपए देने को नहीं है। आपको अपने लिए हवाई जहाज खरीदने के लिए 8,400 करोड़ रुपया है, पर इनको 4 लाख रुपए देने को आपको पैसा नहीं है। आपके पास 6,000 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट देने का पैसा है, पर इनको 4 लाख रुपए देने को पैसा नहीं है। आपके पास अपने इष्ट मित्रों के 10,80,000 करोड़ रुपया बट्टे खाते में डालने का पैसा है सरकारी बैंकों में, पर इनको पैसा देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। एक मैंने कैलकुलेशन करी, वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और सरकारी आंकड़ा ही बता रहा हूं।
ये जो रियल आंकड़ा है जो रिसर्च एजेंसीज बता रही उस पर बात नहीं कर रहा हूं। सरकारी आंकड़े के अनुसार 4,67,000 4,67,000 4,67,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस कोरोना के दौरान, पिछले 1.5 साल में कोरोना के कारण। अब 4,67,000 को 4 लाख रुपया आपको जो कंपनसेशन देना है, उसमें यह व्यवस्था है उसी एनडीएमए एक्ट में कि इस 4 लाख का 25% राज्य वहन करेगी और 75% केंद्र सरकार वहन करेगी। तो अगर हम 4,67,000 को 3 लाख से गुणा करें तो रकम आती है 14,010 करोड़ रुपए। मोदी जी सिर्फ एक काम करना है, आपके पास पैसे आ जाएंगे। जो हवाई जहाज आपने लिया ना, वो नहीं ले और अखबारों में इश्तिहार देना बंद कर दो तो इनको आप 14,010 करोड़ रुपए कल ही दे सकते हो। मोदी जी एक अगर ये नहीं आपको समझ में आता है तो ये जो मोदी महल का कार्यक्रम चल रहा है ना, इसको मुलतवी कर दीजिए, 14,010 करोड़ रुपए आ जाएंगे, क्योंकि वो तो 20,000 करोड़ का काम है। मोदी जी वो भी नहीं समझ में आए आपको तो तीसरा काम कर लीजिए, अपने दोस्तों के जो लोन्स हैं उनको बट्टे खाते में डालना बंद कर दीजिए, आपको 14,000 करोड़ रुपए तो आपको 2 दिन में मिल जाएंगे। मोदी जी वो भी नहीं समझ में आए ना, तो इस कोरोना के दौरान आपके एक मित्र ने 1,002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाए हैं, उसकी 14 दिन की कमाई से यहां दे सकते हैं मोदी जी। 14,010 करोड़ रुपए उसकी 14 दिन की कमाई है, उसकी 14 दिन की कमाई से यहां यह रकम हिंदुस्तान के लोगों को दी जा सकती है। मैंने आपको 5-6 तो अल्टरनेट फाइनेंसिंग के दे दिए। हमारी मांग है और हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी ये सरकार को लिखा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप आगे बढ़िए, राजस्थान की सरकार जो उसका 1 लाख रुपए का अंशदान है वो जरूर देगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, ये कल की चिट्ठियां, कि आपका जो 4 लाख रुपए में 1 लाख रुपए का अंशदान जो नियमों के अनुसार राज्यों का हिस्सा है वो हम देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। हमारे जो और राज्यों में जहां हमारी साझा सरकारें चल रही है, वहां हमारे सीएलपी लीडर्स ने वहां के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है कि आप इस चीज को आगे ले जाइए। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। ये झारखंड के हमारे सीएलपी लीडर साहब आलमगीर आलम साहब ने चिट्ठी लिखी। और भी राज्यों में जहां पे हम सरकार में नहीं हैं, वहां आगामी 26, 27 और 28 तारीख को वहां के जो लोकल लीडरशिप है, हमारे लीडर्स हैं, वो वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे और दबाव डालेंगे कि ये 4 लाख रुपए हर मृतक के परिवार को, जो उसका अधिकार है, कोई एहसान नहीं है, एक्ट में, कानून में व्यवस्था है, वो उनको दिलाने का काम करेंगे। और देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है। राहुल गांधी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल की बात उठाई, क्या हुआ उसमें? वापस लेना पड़ा। फार्म बिल की बात उठाई, क्या हुआ? वापस लेना पड़ा। फ्री वैक्सीनेशन की बात उठाई, क्या हुआ? याद है ना आपको? एक को ये 3 वैक्सीन 6 प्राइस। आज फ्री में देश में वैक्सीनेशन लग रहा है। फ्री में वैक्सीनेशन करने के कारण एक रफ्तार भी जो भी देर से ही पकड़ी, पर पकड़ी। किसके कारण पकड़ी? राहुल गांधी जी के सवाल के कारण। और अब राहुल गांधी जी ने अगर इस 4 लाख का जो कैंपेन चालू किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, और मैं नहीं चाहता मेरे देश के प्रधानमंत्री जी फिर माफी मांगे। मैं नहीं चाहता वो फिर टीवी पे आके बोले कि मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। मोदी जी, आपकी तपस्या में कमी नहीं रही, आपकी समस्या को समझने में कमी रह गई। आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं है, आप समस्या समझते ही नहीं हो। आप उन लोगों के साथ कटौती करना चाह रहे हो जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, अपने परिवार के लोगों को खोया। तो मैं आपको ये बता दूं, हमारा 100% रिजल्ट है। ये आपको देना तो पड़ेगा, पर मेरी ये इच्छा है कि आप लोगों के ऊपर बिना किसी दबाव के, बिना किसी आंदोलन के, आप उन लोगों को 4-4 लाख रुपए दीजिए, ताकि आपको सवेरे 9 बजे आके देश से पुनः माफी ना मांगनी पड़े। ऐसी हमारी इच्छा है। और दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि कोविड कमीशन का गठन हो,
कोविड कमीशन के गठन में पहला मैंडेट ये मिले कि कितने लोगों ने वास्तव में इस कोविड बीमारी से अपनी जान गंवाई है, उसका आंकड़ा देश के लोगों के सामने रखिए। तो ये हमारी 2 मांगे हैं जिसके ऊपर हमने कैंपेन चलाया है और विस्तार से मैंने सभी मुद्दों पे अपनी बात आपके सामने रखी है। और आगामी 26, 27 और 28 नवंबर को हमारी राज्य सरकारें, हमारे यूनिट्स, हमारे डीसीसीज इस बारे में आंदोलन करेंगे। राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री, जहां हम विपक्ष में हैं, वहां पे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखेंगे कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये और जनता को भी बताएंगे और चिट्ठी भी लिखेंगे कि वो भी अपने अपने मुख्यमंत्रियों पर दबाव डालें कि उनके मुख्यमंत्री भी इस तरह के पत्र जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं वो भी ऐसे पत्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखें, ताकि जिन लोगों ने जान गंवाई है, आपके मिसमैनेजमेंट के कारण गई है, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। गंगा में जिन लोगों ने अपने अपने परिवार के लोगों को लाशें तैरती हुई देखी है, कम से कम उनको उस कर्ज से तो बाहर लाइए, क्योंकि उन लोगों की आय पिछले 1 साल में नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और महंगाई का हाल आपको पता है। तो महंगाई अपने चरम पर, बेरोजगारी अपने चरम पर, लोगों की नौकरियां जा रही है, जिनकी बची हुई है उनकी सैलरी कट हो रही है और वो कर्ज में है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स अपने नियर एंड डियर वंस के इलाज में खर्च कर दी। तो उनका हैंड होल्डिंग कीजिए, ये हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मांग है। मैं आपके सवाल लूं उससे पहले मैं आग्रह करूंगा अलका जी से कि वह भी अपनी बात आपके सामने रखें। धन्यवाद गौरव जी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कल एक कैंपेन कोविड न्याय करके शुरू किया। गुजराती भाषा का, गुजरात का ही वीडियो क्यों पोस्ट किया गया? शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री जी कोई और भाषा जानते हो या ना जानते हो, गुजराती तो जानते होंगे। किसी और का दर्द वो महसूस कर सके ना कर सके, उन आंसुओं को कम से कम गुजरात के लोगों का ये दर्द और ये आंसू और ये सच्चाई जो गुजरात की है। आंकड़े कहते हैं 3 लाख से अधिक मौतें, लेकिन सरकार कहती है 10,000। मलहम लगाने के लिए पहले 4 लाख का वायदा करती है और फिर 50,000 देती है। राहुल गांधी जी ने पूरा कैंपेन 4 लाख तो देना होगा, 4 लाख देना होगा। और ये मात्र एक नारा नहीं है, एक हैशटैग चला के कैंपेन नहीं है, ये हम दिलवाकर रहेंगे। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं उससे पहले जनता का पैसा जनता के पास क्यों नहीं, ये पूछना चाहते हैं। कोरोना से इतनी मौतें नहीं हुई जितना कोरोना के कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट की वजह से मौतें हुई। सबके सामने आप ही ने लोगों ने सच्चाइयां दिखाई। अस्पताल कम पड़ गए, बिस्तर मिला तो बिस्तर पे 1-1, 4-4 मरीज रहे। ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं थे, दवाएं नहीं थी, डॉक्टर नर्सेस की कमी थी, यहां तक कि शमशान घाट में जलाने के लिए शवों की लंबी कतारें लगी हुई थी और जिन्हें हिंदू संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उन्हें भी गंगा घाट पे दफन करने पर मजबूर होना पड़ा। हम सरकारी आंकड़ों को मानते हैं कि चलिए 4 लाख के करीब मौतें हुई हैं, मानते हैं। 4 लाख लोगों को प्रति मौत, हर परिवार 4 लाख रुपए, कितना होता है? 16,000 करोड़। कितना होता है? 16,000 करोड़। गौरव जी ने बताया सेंट्रल विस्टम प्रोजेक्ट, मोदी महल कितना खर्च कर रहे हैं? 20,000 करोड़। पूंजीपति मित्रों का कर्ज कितना माफ किया? 7 लाख करोड़। अपना जहाज कितने का खरीदा? 8,500 करोड़। कितना पेट्रोल डीजल से लोगों की जेब में डाके डालकर अपने खजाने में भरा? 24 लाख करोड़। देना कितना है? 4 लाख दे दे। और हमारे मुख्यमंत्रियों को श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले आगे आकर, तीनों मुख्यमंत्रियों के पत्र आपके पास हैं, कल राहुल जी ने यह मांग उठाई केंद्र सरकार से और तीनों हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, तीनों ने तुरंत पत्र लिखकर इस बात को आगे बढ़ाकर सरकार को लिखा है कि हम 1 लाख रुपया इस मुआवजे का हमारी सरकारें, केंद्र शासित सरकारें देने को तैयार है, बाकी 3 लाख केंद्र दे। जवाब नहीं आया अभी तक। इतना ही नहीं,
हमारे जो सहयोगी हैं महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, हमने उनके भी, हमारे जो लीडर हैं वहां के, उन्होंने लिख कर दिया है कि वो भी इस तरह का जो है मदद के लिए केंद्र सरकार को लिखे कि 1 लाख राज्य सरकार उठाएगी और बाकी 3 लाख वो देंगे। मैं दिल्ली और बंगाल के मुख्यमंत्री प्रचार और प्रसार में बहुत व्यस्त हैं, उनसे भी निवेदन करूंगी, लिखिए आप भी, दबाव बनाइए केंद्र सरकार को। महिला हूं इसलिए कहूंगी, दिल्ली राजधानी 25,000 मौतें, 25,000 मौतें। कमाने वाला घर का गया है, कमाने वाला, क्योंकि आप आंकड़े देखेंगे तो पुरुषों की मौत ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी में भी बाहर निकलकर काम करने को वो मजबूर था और वो कोरोना से ग्रसित हुआ और मौत के मुंह में गया। कमाने वाला गया है। कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हुए और कितने ही घर उजड़ गए हैं। लेकिन सरकार की जरा भी संवेदनशीलता आपको और हमें देखने को नहीं मिलती है। हम चाहते हैं 4लाख.com, 4लाख.in वेबसाइट से पूरे देश में कैंपेन छेड़ा जा रहा है। इस मांग के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है ताकि केंद्र की मोदी सरकार जो असंवेदनशील हो चुकी है उसकी संवेदनाएं जागे, अपनी जेब ढीली करे, वो जेब जो आपने लोगों को लूट लूट कर अब तक भरने का काम किया है। 20 सितंबर 2019 देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का बयान था, जब वो 20 सितंबर 2019 को कह रही थी कि हम कर में छूट दे रहे हैं 1 साल के लिए, कोरोना महामारी के दौरान करों में छूट दे रहे हैं 1 साल के लिए। और 1 साल का उन्होंने बताया था कि केंद्र सरकार के ऊपर बोझ आ रहा है 1,45,000 करोड़ का। मात्र 1 साल का थोड़ा सा टैक्स अगर आप कर छोड़ते हैं तो आप पर बोझ आता है 1,45,000 करोड़ का। और अगर 1 साल और आप ये टैक्स छोड़ दें 21-22 में तो आप 36 लाख लोगों को 4 लाख रुपए प्रति मुआवजा दे सकते हैं। मांग तो सिर्फ 4 की है। अगर नियत साफ हो, जो मौतें बताती हैं कि मौतें 4 लाख नहीं हुई हैं, मात्र गुजरात में ही बेनकाब श्री राहुल गांधी जी ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को किया है कि 10 लाख नहीं 3 लाख मौतें हैं। देश में भी 4 लाख नहीं 40 और 60 लाख मौतें बताते हैं, जितनी भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय और देश की खबरें हम लोगों के सामने आई। तो निर्मला सीतारमण जी के मुताबिक 1 साल का कर छोड़ दिया जाए तो 36 लाख, 4 लाख लोगों को नहीं 36 लाख लोगों को ये मुआवजा, ये मदद ऐसे समय पर जब बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, कुपोषण ने पूरी तरह लोगों को घेरा हुआ है, ऐसे समय पर ये मदद मलहम का काम करेगी। कपड़े और जूते 5% जीएसटी से सीधा 18% जीएसटी कर दिया। अब घड़ी पर लगाते तो लोग सोचते कि चलिए घड़ी पहनना बंद कर देंगे, आपने तो लोगों के जूते और कपड़े उतरवाने पर आ गए हैं। इतना टैक्स वसूलने के बावजूद भी आप 50,000 मुआवजे से 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। गुजरात की गरीबी को छुपाते हुए नमस्ते ट्रंप के दौरान हमने देखा गुजरात की गरीबी को छुपाया गया, मौत के आंकड़ों को छुपाया गया। गुजरात मॉडल फेल हो रहा और आज वही मॉडल देश को पूरी तरह फेल कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। तो हम मांग करते हैं बिना देरी किए 4 लाख मुआवजा तुरंत हर परिवार को प्रति मौत देने की घोषणा केंद्र की भाजपा सरकार शीतकालीन सत्र से पहले करे, वरना मजबूर करेंगे सरकार को घुटनों पर लाने के लिए। जिस तरह से अभी गौरव जी ने बताया, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो, चाहे वो कृषि कानून हो, और चाहे अब ये बात हो, घुटनों पर तो लाकर रहेंगे, क्योंकि ये मांग देश के उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसे समय पर इन सब की सख्त से सख्त जरूरत है। और ये मलहम श्री राहुल गांधी जी ने तय कर लिया है, लगानी पड़ेगी। कांग्रेस शासित राज्य इसमें पहल कर चुके हैं, पूरा अभियान कैंपेन शुरू हो चुका है और ये कैंपेन अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी इस बात की घोषणा नहीं कर देते कि हम 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति मौत, प्रति परिवार को हम देंगे। हमारी ये मांग के साथ आज से ये कैंपेन देश भर के हर राज्य में शुरू किया जाता है। कोविड न्याय 4 लाख देना होगा। धन्यवाद। आपका इस बाबत कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगा। बिल्कुल,
संसद से लेकर हर जगह पर, संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि पिछला 1.5 साल में और 1.25 साल में, पहली बात तो आपने मौतों का आंकड़ा सही नहीं दिया। ये हम नहीं कहते, ये देश के और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, अखबार, रिसर्च एजेंसीज कहती है। देश के जो अखबारों ने इन मौतों के बारे में लिखा, उनके यहाँ छापेमारी भी हुई, वो एक अलग विषय है, उस पर आज बात नहीं करेंगे। पर कितने लोग इस संकट से, इस महामारी से, इस पेंडेमिक से कितने लोगों ने अपने प्राण त्यागे, उसकी सही जानकारी होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम मांग करते हैं कोविड कमीशन बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ सेकेंड वेव इज नॉट I will say disease related deaths. Second wave deaths are due to the misgovernance of government of India. Because second wave कब आई? 11 महीने बाद। आप 11 महीने में क्या करें? फ्लैश लाइटें लगवाई। आपने 11 महीने में क्या करा? आपने तालियां बजवाई। जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन बुक कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, हम फ्लैश लाइटें जला रहे थे। जब दुनिया के सारे देश अपने देश के लोगों को वैक्सीन पहले लगा रहे थे, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे, जब हमारे पास वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं थी। तो वैक्सीन एडिक्वेसी नहीं और वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। तो पहले कि कोविड कमीशन का गठन हो, नंबर 2 कोविड कंपनसेशन फंड का गठन हो, जिससे कि लोगों को राहत मिले। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कोई अवैधानिक बात कर रहे हो, क्योंकि इसकी व्यवस्था लॉ में की गई है, एनडीएमए एक्ट में, कि 4 लाख रुपए कोई भी व्यक्ति का अगर देहांत होता है तो उसको पेंडेमिक के कारण होता है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए भारत सरकार देने का काम करेगी। तो क्यों नहीं देते? कभी कहते हो फंड नहीं है, कभी कहते हो कि नहीं देना चाहते, कभी कहते हो पेंडेमिक नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का हम आभार जताना चाहते हैं कि 50,000 रुपए इनको ले आए, वरना ये तो इसको पेंडेमिक ही नहीं मान रहे थे। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उनके पास संसाधनों की इतनी क्या कमी आ गई मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको एक आंकड़ा देता हूं आज की तारीख में, और ये सरकारी आंकड़ा है, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करों से आय है 15.5 लाख करोड़ रुपया, और उसको ब्याज देना है 8.5 लाख करोड़ रुपया। मतलब जितनी आय है सरकार की, उसका 55-60% सिर्फ ब्याज देना है। एक और आंकड़ा देता हूं जो मैंने रिसर्च के लिए निकाला था। 2014 में प्रति हिंदुस्तानी कर्ज था 44,000 रुपए, जो आज हो गया 96,000 रुपए। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, पिछले 7 साल में हर हिंदुस्तानी पे कर्ज डबल हो गया। आपके पास इनकम कुछ है नहीं, आप कर्ज पे कर्ज बढ़ा रहे हो। अगर कोई कंपनी की 55% आय ब्याज में चले जाए तो उस कंपनी को हम फाइनेंशियल भाषा में कहते हैं पोंजी स्कीम। मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरा देश के बारे में मुझे नहीं लगता, पर ये क्या आपने कुप्रबंधन किया है? आप करते क्या हो? जैसा मैं बार बार कहता हूं, when optics takes the front seat, substance take the back seat, governance is out of car. जब ऑप्टिक्स आपका ड्राइवर सीट पे आ जाती है, सब्सटेंस पीछे वाली सीट पे चले जाती है, तो गवर्नेंस तो उस गाड़ी में ही नहीं दिखता है। तो वही हो रहा है। और आपने, मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी गए, कोरोना की वन ऑफ द बिगेस्ट मिसहैंडलिंग हुई वो उत्तर प्रदेश में हुई। प्रधानमंत्री जी ने जाके क्या कहा? जाके ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसा काम हुआ और कोई प्रदेश में नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है। मुझे तो लगा वो जाके वाजपेयी जी की तरह राजधर्म का याद दिलाएंगे योगी जी को। वो तो कह रहे तो बहुत बढ़िया काम हुआ है, यहाँ तो सरयू के अंदर, गंगा मैया के अंदर लाशें तैरती मिली, वो क्या बहुत बढ़िया काम है? जी, इस बारे में कोई सवाल नहीं हो तो बिल्कुल।
देखिए, राष्ट्र का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा, भले वो चीन की घुसपैठ हो, भले ही वो डोकलाम का इश्यू हो, भले ही वो फ्री वैक्सीनेशन का इश्यू हो, भले ही वो आज 4 लाख रुपए का कंपनसेशन डिसीज्ड फैमिली को दिलाने का मुद्दा हो, राष्ट्र का कोई भी महत्व, भले ही वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भले ही वो फार्म बिल को वापस दिलवाने का मुद्दा हो, कौन लड़ रहा है लड़ाई? लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, लड़ाई लड़ रही है राहुल गांधी जी, लड़ाई लड़ रहे हैं प्रियंका गांधी जी। अब आप अगर इन राष्ट्रीय मुद्दों को अगर कोई चाहता है कि सवाल नहीं पूछे जाए, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाए, तो मुझे लगता है जो भी ये षड्यंत्र करते हैं उससे सिर्फ उनका एक ही मोटिव हल होता है कि कांग्रेस को मजबूत करो और भाजपा को, कांग्रेस को वीक करो और भाजपा को मजबूत करो। तो मुझे ये लगता है कि जो भी लोग ये काम कर रहे हैं उससे एक ही व्यक्ति का फायदा हो रहा है, वो है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि और तो कौन है? चीन पे किसने सवाल पूछा? मैं आपसे पूछता हूं, राहुल गांधी जी के अलावा चीन के मुद्दे पे किस क्षेत्रीय दल के नेता ने सवाल पूछा? किस क्षेत्रीय दल ने 4 लाख के कंपनसेशन की बात उठाई? किस क्षेत्रीय दल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पे लगातार दबाव डलाया? किस क्षेत्रीय दल ने भूमि अधिग्रहण बिल की बात उठाई? किस क्षेत्रीय दल ने महंगाई बेरोजगारी पे सवाल उठा? किस क्षेत्रीय दल ने फ्री वैक्सीनेशन की आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई। मैं पूछता हूं, अगर मेरी जानकारी गलत है तो मुझे नाम बताइए। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने आवाज उठाई। अब आप उनको वीक करने के लिए जो भी क्षेत्रीय दल ये कर रहे हैं, वो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी है, वो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, देखिए, जो माला होती है ना, माला जो ईश्वर को भी चढ़ाते हैं, जब कोई घर में किसी का जन्मदिन होता है तो उसको पहनाते भी हैं, तो सबसे पहले उस माला का कौन सा फूल झटकता है? जो उस माला से कम आइडियोलॉजिकली कमिटेड होता है, जो उस माला के साथ एक मैं कहूँगा उस माला के साथ अपने जीवन को नहीं जोड़ पाता, वो सबसे पहले उस फूल निकल जाता है। तो मैं तो ये मानता हूँ, आई एम सॉरी टू से, कि जो आइडियोलॉजिकली कमिटमेंट की जिनमें कमी होती है, जिनकी विचारधारा की लड़ाई नहीं होती, जिनकी सत्ता की लड़ाई होती है, जो 18 नवंबर को यहाँ बैठे रहते हैं हमारे साथ में, आज कल रात को पता नहीं क्यों चले गए, उनके ऊपर क्या दबाव आया, उन्होंने ऐसा क्या गलत काम किया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि सबसे पहले आप जब जो माला से जो फूल निकलता है, वो फूल होता है जो उस माला के साथ अपना दिल और दिमाग नहीं लगाता है, उस माला के साथ सिर्फ फिजिकली अटैच होता है। वो जब जो ही माला झटकते हैं वो 2-4 फूल निकल जाते हैं। मैं अभी भी उनको फूल बोल रहा हूं, और ये फूल पुष्प है, अंग्रेजी वाला फूल नहीं है। तो प्लीज 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 नहीं, कौन लेने से बच रहा है? मैं तो साफ कह रहा हूं, जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भाजपा के साथ खड़े हैं। जो लोग कांग्रेस को कमजोर करने का इरादा रखते हैं, उनको सिर्फ एक ही उनका एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, जो भी कर रहा है। और अगर टीएमसी जो कर रही है, जो जैसे कि उदाहरण आ रहे हैं, तो उनका एक ही मैंडेट है। मैं नाम लेके बोलता हूं, कहां बच रहा हूं? देखिए, मैं बाइनरी आदमी हूं, 0 और 1 में विश्वास करता हूं, 0.5, 0.7, 0.66 ऐसी बातें नहीं करूंगा। I either switch on the fan or switch off the fan. I will not say fan can be switched on and can be switched off based on the circumstances. No. तो I am very clear on that कि जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रॉक्सी है। क्योंकि देश में अगर कोई आवाज उठाता है, उसका कारण दे रहा हूं, कोई भी मुद्दे पर आवाज उठाता है तो वो हो कांग्रेस पार्टी है, वो हो राहुल गांधी जी हैं, वो हो प्रियंका गांधी जी हैं। मैं पूछ रहा हूं, लखीमपुर खीरी में अगर प्रियंका गांधी जी सड़क पे नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि जो माननीय गृह राज्य मंत्री जी के पुत्र है वो अभी हवालात में होते? आपको लगता है? जब इतना कुछ होने के बाद भी गृह राज्य मंत्री अपने पद पर बैठा है, अगर ये आवाज प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी नहीं उठाते तो क्या होता? अगर
हाथरस की आवाज नहीं उठाते तो क्या होता? आप खुद सोच के बताइए। अगर हम चीन के ऊपर सवाल नहीं पूछते तो आज चीन कहां होता? ऑलरेडी गोगरा घाटी में और हॉट स्प्रिंग में, ऑलरेडी अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर हमारी भूमि पे बैठ के 64 बिल्डिंग का गांव बसा चुका है। तो हम सवाल पूछ रहे जब ये हो रहा है, बाकी तो आपको पता कौन सवाल पूछ रहा है? देयर इज नो वन एल्स। आई एम सॉरी टू से एंड आई एम वेरी क्लियर इन दैट देखिए, कोई आदमी जाता है तो मैं क्लियरली बताता हूं, कोई साथी जाता है झटका लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की अगर कमी होती है तो वो आदमी सबसे पहले टूटता है। आप माला को ऐसे झटकिए तो इमीडिएटली 5-6 फूल निकल जाएंगे, पर बाकी के 50 फूल गुंदे हुए रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वो फूल उस माला के साथ आइडियोलॉजिकली कमिटेड है। वो 5-7 फूल जस्ट एक डेकोरेटिव पीस थे, वो आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं थे, वो सत्ता के साथ कमिटेड थे। और मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं, कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं। 18 को यहां, 28 को वहां। अरे मैं तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां किया हुआ हूं, हम तो नौकरी चेंज करते थे, 6 महीने का नोटिस देते थे। ये पता नहीं ये क्या होता है, आई डोंट नो। और बताते थे, एग्जिट इंटरव्यू होता था हमारा कि भाई क्या समस्या है, क्यों आपने छोड़ी, सारी चीजें होती थी। ये शाम को 4 बजे यहां, सुबह के 9 बजे वहां। आई एम सॉरी, आई एम सरप्राइज्ड। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगता है कि कल तक एक्स, परसों वाई। ये दिस इज नॉट द वे द ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज टू एक्ट ऑन। मैं पार्टी नहीं कह रहा, आइडियोलॉजी नहीं कह रहा, मनुष्य की ये प्रवृत्ति मैंने नहीं देखी। देखिए, जो कांग्रेस को वीक करने का काम करता है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। अब आपका सवाल कि आप उनके साथ फ्लोर मैनेजमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुद्दा पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होता है। पर मैं आपको मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको फिर कहता हूं, मैं आपका इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने सारे मुख्य मुद्दे आज तक उठाए, लोग उसके साथ जुड़े तो जुड़ गए। पेगासस का मुद्दा किसने उठाया पार्लियामेंट में? आपसे मैं पूछता हूं। अगर कोई क्षेत्रीय दल हमारे साथ जुड़ गया तो हमने कोई मना नहीं किया कि, पर मुद्दा तो हमने ही उठाया ना। मैंने कहा ना, हम नहीं करेंगे, पर वो हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम मना थोड़ी करेंगे। अगर कोई हम तो हमारे मुद्दे उठाते रहेंगे। जी 1 मिनट। अरे नहीं, आपका सवाल देख लिया मैंने। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी लेके इसका जवाब जरूर दूंगा, पर अभी मेरे पास इस मुद्दे की जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ही बात सरकार से चाहता हूं कि आज मोदी जी और जो उनके सिविल एविएशन मंत्री महाराजा जी, दोनों गंगा मैया को पानी को हाथ में रखें और बोले कि इस एयरपोर्ट को हम बेचेंगे नहीं। ये बात अगर वो बोल दें तो मैं उन दोनों को नमस्कार करूंगा और मानूंगा कि ये महत्वपूर्ण हवाई अड्डा था। दोनों गंगा जी को लाएं, और अगर उनके पास गंगा जल नहीं है तो मैं भिजवा दूं, मेरे पास है, हाथ में लेके बोले कि इस हवाई अड्डे को हम बेचेंगे नहीं, बस। I missed. Can you repeat? So he says that there were some people who caused a series of riots here. Today the country has to decide whether it wants to give new wings to the sweetness of sugarcane here or let the followers of Jinnah run riot. अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं मेरी जानकारी नहीं दे रहा,
आज तक हिंदुस्तान का कौन सा राजनेता जिन्ना की मजार पे गया? मैंने तो एक ही व्यक्ति को देखा, भाजपा के संस्थापक मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, और वहां जाके उन्होंने क्या लिखा आपको पता है? वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जिन्ना इज द ग्रेटेस्ट सेकुलर। फिर दूसरा, जसवंत सिंह जी, आपको याद होगा, वाजपेयी जी की सरकार में देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का कोट करता हूं कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। आडवाणी जी ने वहां मजार पे जाके लिखा, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेकुलर। अब वो योगी जी शायद उस समय भाजपा में थे कि नहीं मुझे नहीं पता, जब वो वहां गए, या थे भी थे जब वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, या उनकी जानकारी में, या उनकी जानकारी में तो चलो नहीं होगा, पर उनके जो परामर्शदाता है उनकी जानकारी में है कि नहीं, ये बात मुझे नहीं पता। तो आप कृपया करके योगी जी और भारतीय जनता पार्टी एक बार मार्गदर्शक मंडल से जाके पूछ ले कि भाई जिन्ना ग्रेटेस्ट सेकुलर है कि नहीं है। मैंने तो आज तक हिंदुस्तान के कोई नेता को जिन्ना की मजार पे ना तो जाते देखा ना सुना, एक्सेप्ट लालकृष्ण आडवाणी जी। मैंने तो आज तक हिंदुस्तान के कोई नेता को जिन्ना के बारे में कोई पुस्तक लिखते हुए देखा ना सुना, एक्सेप्ट जसवंत सिंह जी। अब उन दोनों, जसवंत सिंह जी का तो स्वर्गवास हो गया, पर आडवाणी जी से परामर्श कर लें योगी जी जाके कि भाई जिन्ना के बारे में क्या कहना। दूसरी बात, गन्ने का आपने सवाल पूछा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी की मुजफ्फरपुर की रैली। क्या बोले थे? गन्ने का हम एमएसपी तो देंगे ही, पर अगर डिले होगा तो ब्याज भी देंगे, और गन्ने की एमएसपी को वो फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, एफआरपी, वो भी देंगे। तो वो गन्ने के किसान आपको ढूंढ रहे हैं कि ब्याज छोड़ो, मूल तो ला दो। वो मूल के लिए घूम रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी तरफ हमने जो 7 प्रतिज्ञाएं की प्रियंका गांधी जी ने, उसमें एक प्रतिज्ञा ये है कि 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान की एमएसपी और 400 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी गन्ने की हमने निर्धारित की, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो ना, आपको मैंने दोनों सवालों का उत्तर दे दिया। योगी जी से जरूर कहना कि आडवाणी जी से एक बार संपर्क जरूर साध ले। थैंक यू।